नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के उदय, इसके विस्तार और प्रमुख शासकों के बारे में जानेंगे। अब तक हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को कवर किया और जाना कि कैसे कि तीन शक्तिशाली राजवंश जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश का शासनकाल मगध पर रहा और एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके बाद भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ और भारत की स्थिति कहीं न कहीं पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कमज़ोर पड़ी और इन्हीं परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने आसपास के छोटे छोटे क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बनाया और अंततः नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में किया था और किसे किया था? तो नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके किया था। जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम के बारे में, क्योंकि जो यूनानी इतिहासकार हैं उन्होंने चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कहा है बल्कि अन्य नामों से भी पुकारा है। तो जस्टिन एक यूनानी लेखक है, इतिहासकार है, तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोटस कहा है। क्या कहा है जस्टिन ने? सेंड्रोकोटस। और प्लूटार्क ने क्या कहा है? एंड्रियोकोटस कहा है। अब ये सेंड्रियोकोटस और एंड्रियोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। इसकी पहचान किसने की? तो विभिन्न अभिलेखों को उन समय मिले साक्ष्यों को मिलाकर विलियम जोन्स, जिसने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी और भारत के पुराने ग्रंथों के बारे में डिटेल में गहन अध्ययन किया था। तो विलियम जोन्स थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में की। अगर जानते हैं इनके जाति के बारे में या ये कुल किस कुल से संबंधित थे, तो विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल यानी कि निम्न कुल का बताया गया है। मुद्रा राक्षस में विशाखदत्त ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे थे? तो निम्न कुल के थे, जिसे क्या कहा गया है? वृषल कहा गया है। और यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। कुछ धर्म ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय भी मानते हैं, लेकिन मूलतः निम्न कुल का माना गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। अब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से, क्योंकि खुद से उसने एक इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित नहीं किया था और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी चाणक्य ने। चाणक्य कौन थे? तो चाणक्य के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध एक कथा है कि वह धनानंद के ही दरबार में थे और एक बार धनानंद ने उनको अपमानित किया था और इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने चाणक्य ने एक संकल्प लिया था कि मैं एक सामान्य व्यक्ति को राजा बना दूंगा और तुम्हें पराजित करेगा। और ऐसा ही हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य को उसने चुना और उसको शक्तिशाली बनाया, उसको शिक्षा दिया और नंद वंश को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाणक्य के नाम के बारे में कहें तो उनके दो नाम बहुत ही फेमस है। पहला है कौटिल्य और दूसरा है विष्णुगुप्त। एक बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की, तो वहाँ ऑप्शन में आपको चाणक्य न देकर कभी कभी कौटिल्य मिलेगा या कहीं कहीं विष्णुगुप्त भी मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये दोनों नाम याद रखिएगा जो कि चाणक्य के दो प्रमुख नाम थे। चाणक्य ने एक प्रमुख पुस्तक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन से जुड़ी जानकारियाँ मिलती है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ। ये सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था और जब सिकंदर भारत से चले गए तो अपने भारतीय क्षेत्र का प्रबंधन किसको सौंप के गए? सेल्यूकस निकेटर को। और इसने सोचा कि नंद वंश तो पराजित हो चुका है, तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से परास्त हुए और इस पराजय के फलस्वरूप दो प्रमुख चीज़ें हुई। 4 प्रांत दिए गए चंद्रगुप्त मौर्य को। 4 प्रांत हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए और संधि के फलस्वरूप
सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किसका विवाह किया? अपनी पुत्री हेलेना का। और कभी कभी यहाँ हेलेना के जगह कार्नेलिया भी लिखा रहता है, तो ये दोनों एक ही नाम है, कार्नेलिया या हेलेना, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। और इसका विवाह किनके साथ हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की सुरक्षा की दृष्टि से, या जो भी कहा जाए, एक राजदूत मेगास्थनीज जिसका नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और वह हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। और इन्हीं मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी, जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और वर्तमान भारत की स्थिति पर प्रकाश डाला जाता है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के द्वारा। मगध पर विजय के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को विस्तार किया और उसने दक्षिण में भी अपनी विस्तार की नीति को अपनाया। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरुनानूर से चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी मिलती है। वहीं महास्थान अभिलेख, जो कि बंगाल में पड़ता है, वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल विजय की जानकारी मिलती है। एक है शाहगौरा अभिलेख, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अकाल प्रबंधन पर प्रकाश पड़ता है। तो इससे यह भी क्लियर होता है कि उस समय जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, वो उस पर भी पूरी तरह से मौर्य वंश का शासन था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण कराया। यानी कि एक गवर्नर थे, हर जगह तो राजा खुद शासन नहीं करेगा, वो अपने गवर्नर को नियुक्त करेगा या किसी राजकुमार को नियुक्त करे। तो उस समय सौराष्ट्र क्षेत्र में पुष्यगुप्त नामक गवर्नर थे और चंद्रगुप्त मौर्य के अनुदेश पर उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। और इससे क्या पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो अधिकार क्षेत्र था वह गुजरात महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। तो इस तरह से देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला था और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बृहद साम्राज्य था। इसलिए कहा जाता है कि मौर्य वंश ऐसा पहला वंश था जिसका अधिकार क्षेत्र इतने बड़े साम्राज्य पर था। इसलिए मौर्य वंश को अखंड भारत की स्थापना करने वाला प्रथम वंश कहा जाता है। यानी कि प्रथम वंश ऐसा था जिसने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की। अब चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानते हैं। अगर धर्म की बात करें, व्यक्तिगत जीवन में उसने 2 विवाह किए थे। एक नंद वंश के शासक धनानंद की पुत्री से विवाह किया था जिसका नाम था दुर्धरा, और दूसरा विवाह किया था सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से। चंद्रगुप्त मौर्य धर्म के मामले में जैन धर्म का अनुयायी था और अपने अंतिम समय में जब वह लगा कि नहीं अभी मैं मृत्यु के निकट पहुंचने वाला हूं, तो अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का त्याग किया। आगे जानते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक हुए बिंदुसार, जो कि 298 ईसा पूर्व से लेकर 274 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर शासन किया बिंदुसार ने। बिंदुसार जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का पुत्र था। यानी कि नंद वंश के शासक धनानंद की पुत्री थी दुर्धरा, उसका पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार के भी कई नाम हैं जो कि जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या नाम थे बिंदुसार के? अमित्रघात। अमित्रघात मतलब यूनानी लेखकों ने अमित्रघात कहा है। तो अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रु का नाश करने वाला, यानी कि जो शत्रु को नाश कर दे उसे अमित्रघात कहा जाता है। वायु पुराण में बिंदुसार को मद्रसार कहा गया है और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अन्य लेखक स्ट्रेबो ने लिखा है कि सीरिया के नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को राजदूत बनाकर भेजा। जैसे सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर भेजा था, इसी तरह से एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को राजदूत बनाकर भेजा। और यह किसने कहा? तो
स्ट्रेबो ने लिखा है, ये इस बारे में स्ट्रेबो ने बताया है। इसलिए डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि मेगास्थनीज का मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है, तो वह डायमेकस को माना जाता है। किसको माना जाता है फ्रेंड्स? डायमेकस को माना जाता है। अगर धर्म की बात करें तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मखलीपुत्र गोशाल ने की थी। मखलीपुत्र गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। अभी हम इस वंश में देखेंगे कि धर्म की कैसे विशेषता रहती है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी, और बाद में हम देखेंगे कि अशोक पहले शैव धर्म को मानता है और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। अभी हम बिंदुसार को देख रहे हैं, तो बिंदुसार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को कवर कर लेते हैं। एक बार बिंदुसार ने सीरिया के शासक से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की, लेकिन सीरिया के शासक ने मदिरा और सूखे अंजीर भेज दिया जबकि दार्शनिक नहीं भेजा। और यह इस बारे में किसने लिखा है? तो जीनियस नामक लेखक ने लिखा है। कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्या ने भेजा, तो मदिरा और सूखे अंजीर भेजे, और क्या नहीं भेजा, तो दार्शनिक नहीं भेजा। इसके समय में एक बिंदुसार के समय में एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था तक्षशिला में, और इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा था, लेकिन सुसीम इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा और बाद में अशोक को भेजा, और अशोक ने इस विद्रोह को दबा दिया। और तभी से ये कयास लगाए जाने लगे कि अगला शासक कौन बनेगा? अशोक बनेगा। अब जानते हैं अशोक के बारे में। अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक था। और अशोक का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार, और उनकी माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। उनकी माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। और यह बौद्ध ग्रंथों में उनकी माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है कि बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि अशोक ने अपने भाइयों की हत्या करके मगध का साम्राज्य प्राप्त किया था, और इसमें कहा गया कि 99 भाइयों की हत्या की थी। तो ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? हालांकि अशोक 273 ईसा पूर्व में शासक बन गया था, लेकिन राज्याभिषेक फाइनली कब किया? 269 ईसा पूर्व में, यानी कि 4 साल बाद। कहीं ना कहीं एक अराजकता की स्थिति थी, और इन स्थितियों से निपटने में अशोक को 4 साल लगे, और फाइनली राज्याभिषेक कब किया? 269 ईसा पूर्व में किया। अशोक के नामों की बात करें, अभी तक हमने नामों से स्टार्ट किया है, तो अशोक के नामों की बात करें तो अशोक के अभिलेखों में उसने स्वयं को देवानाम, प्रियदर्शी, देवानाम, प्रिय जैसे उपाधियों से विभूषित किया है, यानी कि उसने स्वयं को देवताओं का प्रिय कहा है। जबकि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया। पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है फ्रेंड्स? अशोक वर्धन मिलता है। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कर्नाटक के मास्की, नेदर तथा उदयगुलान अभिलेख से मिलता है। यानी कि अभिलेखों में उसने स्वयं को देवानाम प्रिय लिखा है। तो पता कैसे चले कि ये वही अशोक है जो मगध का शासक है? तो इन 3-4 अभिलेखों में उसने स्वयं को कहा है कि मैं देवानाम प्रिय अशोक, और वहाँ पे क्लियर कट नाम का उल्लेख किया है। तो अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेख से, कर्नाटक के मास्की अभिलेख से मिलता है। मेन इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा नेदर और उदयगुलान अभिलेख से भी अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अशोक को एक मजबूत साम्राज्य मिला, लेकिन उसने इसके बावजूद भी साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया, और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, यह पूछा जाता है कौन से वर्ष में, तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। और कलिंग पर आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, और अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि इस युद्ध में, यानी कि कलिंग के युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर
अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। यानी कि वो इतना ज़्यादा रक्त संहार हुआ था इस युद्ध में कि इसने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। कहा जाता है कि कलिंग के युद्ध के बाद उसका मन बहुत बेचैन होने लगा था और वहीं पे वह देख रहा था कि उसका एक भतीजा था जिसका नाम था निग्रोथ। क्या था भतीजे का नाम? निग्रोथ था। तो उसने कहा कि अब तुम ऐसे इतना शांत कैसे रह लेते हो? तो उसने बौद्ध धर्म के बारे में बताया और इससे जानने के बाद वह प्रेरित हुआ बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए और फाइनली बौद्ध धर्म की शिक्षा उसने किससे ली? तो उपगुप्त से ली। तो प्रेरणा किससे मिली? निग्रोथ से। और दीक्षित किससे हुए? उपगुप्त से। इसके बाद कहा जाता है कि अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था, वह धार्मिक रूप से सहिष्णु था। यानी कि ऐसा नहीं था कि अशोक ने स्वयं को बौद्ध धर्म अपना लिया और उसका प्रसार करने लगा तो वह अन्य धर्मों के प्रति क्रूर हो गया, वह अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। और इसका प्रमाण कैसे मिलता है? तो अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं दान में दी। यानी आजीवक संप्रदाय के लोगों को भी दान दिया, जिसका उल्लेख कौन कौन सी दान दिया? गुफा सुदामा, कर्ण, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफाएं दान में दी। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और इसके लिए उसने जो महत्वपूर्ण है अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और इसके बाद श्रीलंका के शासक ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर श्रीलंका के शासक ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक की कुल मिलाकर 5 पत्नियां थी, जिसमें सर्वाधिक प्रभाव उसका किसका था उस पर? तो कारुवाकी का था। इसका उल्लेख उसके अभिलेखों में मिलता है, जिसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। अगर अशोक के धम्म की बात करें कि अशोक ने एक धम्म की नीति अपनाई, तो अशोक का धम्म वास्तव में था क्या? तो अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों और नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया। यानी कि एक नैतिक नियम था, ऐसा नहीं था कि वह पूरी तरह से बौद्ध धर्म से ही जुड़ा था। एक नियम था, एक जीवन जीने की कला के बारे में बताया था अशोक ने अपने धम्म में, जिसे ही अभिलेखों में धम्म कहा गया। अभी जानते हैं अन्य कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। अभी भारत के शासकों की बात करें तो अशोक पहला शासक था भारत का जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। यानी पहला शासक था जिसने अभिलेखों के थ्रू यानी लिखावट के थ्रू अपनी बात को जनता तक पहुंचाया। और अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से मिली थी। दारा प्रथम से मिली थी। तो प्रेरणा कहाँ से मिली थी? डेरियस प्रथम से। और भारत में पहले शुरू किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अशोक ने कुछ लिखा उस समय ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत भाषा में लिखा, ब्राह्मी लिपि में लिखा। और अभी के वर्तमान भारत के लोग या 200 साल पहले जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, उनको समझ में आ गया कि क्या लिखा था। किसी को समझ में नहीं आया, कई बार प्रयास किए गए, लेकिन फाइनली सफलता किसे मिली? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता मिली। अशोक के अभिलेखों की बात करें तो वह उसकी भाषा मूलतः क्या थी? प्राकृत थी। और लिपि क्या थी? 4 लिपियों में लिखा गया था ताकि हर क्षेत्र के लोग उसकी बातों को समझ सके, उनको अपना सके। तो लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो भारत में मिले हैं। खरोष्ठी लिपि में लिखे लेख कहाँ मिले हैं फ्रेंड्स? तो पाकिस्तान में मिले हैं। अरमाइक लिपि में लिखे लेख अफगानिस्तान में मिले हैं। और ग्रीक लिपि में लिखे लेख अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा क्षेत्र में मिले हैं। तो ये प्रमुख अभिलेखों की भाषा थी जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन से अभिलेख थे। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अशोक के अभिलेखों के बारे में, उसके शिलालेखों के बारे में और उसके प्रशासन के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।